फोर्स कितने तरह के? 4 तरह के। कौन कौन से सर? कौन कौन से? एक है ग्रेविटेशनल, ध्यान से, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स बताओ। एक मास दूसरे मास कहीं भी दुनिया में एग्जिस्ट कर रही है, वो एक दूसरे पर फोर्स लगा रही है। हम तुमको अट्रैक्ट कर रहे हैं, हाँ या ना? तुमको कोई और हो सकता नहीं कर रही है, हम ही कर रहे हैं। ये तो हमको गाना याद आ गया, आदमी हूं आदमी से प्यार करता हूं। तो कमाल हो गया। हम ऐसे तुमको इस नजर से कभी नहीं देखे हैं। अब तुम देखते हो भाई, हम कुछ कर नहीं सकते, हमारा जीवन खत्म है भाई साहब। हमको देखने के लिए कोई और है, समझ आ गया? चलो आ जाओ, चलो ठीक है। अरे हाँ या ना? कुछ बच्चा अभी जगा है, अब मास्टर काम का बात कर रहा है। कब से तो का फोर्स न्यूटन कर रहा है। न्यूटन 9th में भी दिमाग खराब किए थे, 11वीं में भी आ गया, फिर पूरी 11वीं रहेगा, बता रहे हैं हमें 12वीं में भी आएगा। हाँ, फोर्स क्या है? पहले ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? एक मास दूसरे मास को हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। दुनिया में कहीं भी दो मास हो, एक दूसरे को फोर्स लगा रही हैं। समझ आ गया क्या? अरे बोलो, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स बताओ कितना होता है? जी 9th क्लास यार। दो मास m1 m2 उनके बीच का r डिस्टेंस पर क्या होता था? जी का वैल्यू याद है किसी को? कितना कितना कितना? 6 पॉइंट, बोलो अब बोलो क्या होता है? 6.67। ये तो सबको याद। आगे 10 टू द पावर माइनस, हाँ -11, 1 2 को याद है, ठीक है। हमारे सिलेबस में ये अभी नहीं है, ये ग्रेविटेशन नाम का चैप्टर होगा जिसमें पढ़ेंगे। अभी के लेवल पर हमें सिर्फ वेट देखना है। ये जो है ना, ये पूरा का पूरा, ये समझ आ गया? ये पूरा का पूरा जी बन जाता है। तो वेट जो होगा हमारे सिलेबस में, ये क्या होगा? mg होगा। क्या होगा? mg। m2 को हम m बोला करेंगे। कि अभी के लेवल पर पूरे मैकेनिक्स में ग्रेविटेशनल चैप्टर जब तक नहीं आ रहा है, तब तक अगर कोई 10 kg का मास है तो उस पर अर्थ, नियर द अर्थ सरफेस, ध्यान दीजिएगा, अंतरिक्ष में जाके कहोगे कि सर 10 kg का मास है, सर कहां सर 100 न्यूटन फोर्स लग रहा है? नियर द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस के 8-10 किलोमीटर की दूरी पर यह फोर्स लगता है। समझ आ गया क्या? बोलो क्या क्या कह रहे हैं सर आप? कि जैसे ये अर्थ सरफेस है, अर्थ यहां पर ये मास m है, तो अर्थ इसको किस फोर्स से खींचती है? बोलो mg से, ये बोल रहे हैं। अभी के लेवल पर सिर्फ आपको ये याद रखना है। क्या याद रखना है? ग्रेविटेशनल बोला जाएगा, दिमाग में क्या चलेगा? mg। क्या चलेगा? mg। दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स समझ आ गया क्या? क्या होता है कि जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी 2 तरह के होते हैं। एक तो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, समझ आ गया? और दूसरा होता है मैग्नेटिक। क्या होता है? मैग्नेटिक। कि जब भी दो चार्ज बॉडी रेस्ट पर हो, हेलो, अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड बनाती हैं, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जैसे मास एक ग्रेविटेशनल फील्ड बनाता है, एक दूसरे पर फोर्स लगाता है, वैसे ही चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बनाती हैं, एक दूसरे पर फोर्स लगाती हैं। समझ? रेस्ट पर हो तो सिर्फ उन दोनों के बीच में लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और कूलॉम्स लॉ शायद आप 10th में पढ़े हो क्या? K Q1 Q2 अपन R स्क्वायर, नहीं बोल रहे हैं आप? तो जब दो चार्ज बॉडी क्या रेस्ट पर रहती हैं तो क्या लगता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। और अगर उसमें से एक चार्ज दोनों चलना शुरू कर दें, क्या कर दें? चलना शुरू कर दें, तो फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के साथ मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अलावा मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करने लग जाती हैं। मूविंग चार्ज हमेशा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ध्यान दीजिएगा। समझ आ गया? तो मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा। क्या लगेगा? मैग्नेटिक फोर्स। समझ आ रहा है क्या? और मजेदार बात क्या है कि पूरे 11th में इसका जिक्र ही नहीं होगा। कहां पर मिलेगा? 12th क्लास में। 12th क्लास में पूरा जैसे मैकेनिक्स है, वैसे जितना मैकेनिक्स 11th में पढ़ना है उतना ही इलेक्ट्रोडायनामिक्स पढ़ना है 12th में। समझ आ गया? तो अभी कौन सा फोर्स हमारे काम का है? कौन सा? mg। इधर आओ। और क्या मिलेगा सर? और फोर्स मिलेगा सर, न्यूक्लियर फोर्स। क्या है? न्यूक्लियर फोर्स। एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, हेलो, और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। मेरा इंटरेस्ट प्रोटॉन में है। प्रोटॉन लाइक चार्जेज हैं, और लाइक चार्जेज में रिपल्शन होता है। फिर उतने छोटे से
जगह में, अगर एटम को आप कहते हो कि एक फुटबॉल का ग्राउंड है, तो जो न्यूक्लियस है वो फुटबॉल है। गजब, समझ आ गया क्या? अगर टेनिस कोर्ट को कहते हो कि अगर एटम है तो टेनिस बॉल क्या है? न्यूक्लियस है। इस रूम को अगर एटम मानोगे तो एक शक्कर का जो दाना है ना वो न्यूक्लियस है। और इस पूरे रूम का, पूरे एटम्स का आपने पढ़ा होगा कभी ना कभी, जो मास होता है वो न्यूक्लियस के लगभग मास के बराबर होता है, क्योंकि सारा का सारा मास कहां कॉन्सेंट्रेटेड है? न्यूक्लियस के। अपने सोलर सिस्टम में भी तो यही है, 99.9% कहां पर है? सन के पास है। बाकी 0.1 में पूरा का पूरा प्लेनेट आता है। समझ आ रहा है क्या? मास में भी फिर मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मेरा है कि जो उतने सारे जो प्रोटॉन हैं वो इतने छोटे से जगह में एक साथ बैठे हुए हैं, ये संभव है क्या? नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रिपल्सन लगेगा कि नहीं लगेगा? इतना तो जानते हो ना कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। कहानी सुनो, मजा लो, आगे की चीजें आसान है। तो कैसे हैं वो? क्यों है? क्योंकि जब 10⁻⁻15 के ऑर्डर का न्यूक्लियस का साइज होता है, उतने छोटे से डिस्टेंस में जब चार्ज पार्टिकल आ जाते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स जो है ना वो काम करना बंद कर देता है, या कह सकते हो कि वो डोमिनेट है। वहां पर एक भयंकर अट्रैक्शन फोर्स आता है। समझ आ रहा है क्या? अरे बोलो, दैट इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इसका न्यूक्लियर फोर्स बोल रहे हैं, लेकिन किताबों में इसको बोला जाता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि इसके रिपल्सन पर वो हावी हो जाता है। जैसे अगर दो प्रोटॉन को हम पकड़ के ऐसे ऐसे लेकर के आए नजदीक, तो वो नजदीक आएगा, बहुत जोर लगाना पड़ेगा नजदीक लाने के लिए, लेकिन जैसे ही उस लेवल पर आएगा 10⁻⁻15 के, वो बस क्या हो जाएगा? चिपक जाएगा। क्योंकि उस लेवल पर लाने तक सिर्फ मेहनत है। फिर क्या होगा? फर्मी लेवल पर आया 10⁻⁻15 न्यूक्लियस के साइज में, फिर वहां पर कौन फोर्स काम करता है? न्यूक्लियर। अगेन फिर से ये 11th में जिक्र नहीं होगा, 12th के मॉडर्न फिजिक्स के चैप्टर में, एक चैप्टर 13 में आएगा। समझ आ रहा है क्या? अरे बोलो। एक और हमें क्या बोलते हैं? वीक ऐसे बोलते हैं क्या? अरे बोलो, सही लिखे हैं? हाँ सर, यही वीक है ना। हाँ, अब ये कहां? ये तो फिजिक्स में है ही नहीं, ये केमिस्ट्री में है। वंडरवल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह होता है, पढ़े हो? कब पढ़ लिए तुम लोग? अभी पढ़े हैं क्या? वंडरवल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नाम सुने क्या? नहीं सुने, सुन लेंगे आप, ठीक है ना? तो ये कहां पर आएगा? केमिस्ट्री में। तो हमारे सिलेबस में फोर्स कितनी तरह के? फोर्स कितनी तरह के? नहीं बोल रहे आप, सही है क्या? कितनी तरह के? 3 तरह के। ऐसे तो हैं 4 दुनिया में। कौन कौन से? ग्रेविटेशनल नाम पर याद रखना है mg। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कब लगता है? 2 चार्ज पार्टिकल के बीच लगता है। जब 2 चार्ज रेस्ट पर हो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और जब मोशन में आ जाए तो साथ में मैग्नेटिक फोर्स भी। मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो थोड़ा बहुत जानते भी हो, 12th में देखेंगे। फिर 2 चार्ज पार्टिकल न्यूक्लियस के ऑर्डर में आ जाए डिस्टेंस पर, 10⁻⁻15 से भी छोटे डिस्टेंस पर आ जाए, तो फिर क्या लगता है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और ये क्या है? इसको तो हम जानते भी नहीं है, वंडरवल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। समझ आ रहा है? बोलो। अब देखो, अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ना, इसकी भी अलग अलग कैटेगरी हैं। एक रस्सी से पत्थर को खींच रहे हैं, तो वो आखिर क्यों खींचता है? तो उसके अंदर कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही लगता है। लेकिन उन बातों सबको छुपा लिया गया है 11th के फिजिक्स में। अब बोला जाता है ना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का भी एक पार्ट है, दैट इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्स। क्या है? कॉन्टैक्ट फोर्स। जब 2 बॉडी कॉन्टैक्ट में होंगी ना, तो एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगता है, उसको क्या बोला जाता है? कॉन्टैक्ट फोर्स। वो कौन कौन से होंगे, चलो बात करते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा और जो फोर्स हमारे सिलेबस में है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, लेकिन किताबों में देखना वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के नाम से नहीं मिलेंगी, क्योंकि वो खास प्रकार के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। समझ आ रहा है क्या? उनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कॉन्टैक्ट फोर्स। ध्यान से, कॉन्टैक्ट फोर्स। इधर देखो, कॉन्टैक्ट फोर्स कौन कौन से हैं सर? कौन कौन से हैं बताइए? कॉन्टैक्ट में आने से क्या क्या लग सकता है बताइए तो? क्या क्या लग सकता है? क्या क्या लग सकता है? एक तो जीवन में टेंशन आ सकता है। क्या आ सकता है? टेंशन फोर्स। क्या हो सकता है? टेंशन फोर्स। अरे हाँ या ना? नहीं बोल रहे हैं आप? दूसरा हो सकता है नॉर्मल फोर्स। क्या हो सकता है? नॉर्मल फोर्स। कब कब लगती है, कहां कहां लगती है, अभी अभी मैं पूरा डिटेल में बात करने वाला हूं, क्योंकि यही अपने मैकेनिक्स में मिलेंगी। आगे क्या है सर? स्प्रिंग फोर्स। क्या होगा? स्प्रिंग फोर्स। नाम से क्लियर हो रहा है कहां लगेगा? स्प्रिंग के अंदर। और फ्रिक्शन फोर्स। क्या है? फ्रिक्शन फोर्स। ये सब वो फोर्स हैं जब 2 बॉडी कांटेक्ट में आती है, डायरेक्ट कांटेक्ट में आती है, तभी लगेंगी। और ये अलग कोई फोर्स नहीं है, फोर्स ही है। कुछ इलेक्ट्रो
मोलिकुलर लेवल पर कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से वो रस्सी क्या करता है, तनाव में आ जाता है और उसको फिर खींचने लगता है। समझ आ रहा है क्या? अब ये देखो टेंशन फोर्स क्या है सर? टेंशन फोर्स क्या है? टेंशन फोर्स हमेशा दो चीजों में लगेगा, या तो रस्सी हो या रॉड हो। क्या हो? रस्सी हो या फिर रॉड हो। रस्सी है ये ऐसे बांधा हुआ है सीलिंग में, इसे मास को लटका दिए। क्या किए? मास को लटका दिए। समझ आ गया क्या? अब जैसे ही मास को लटका देंगे ये मास नीचे जाना चाहेगा। क्यों नीचे जाना चाहेगा बताओ? क्यों नीचे जाना चाहेगा? किसके वजह से? ग्रेविटी। धरती पता करिए तुम नीचे आओ, लेकिन वो नीचे नहीं जाएगा। क्यों? क्यों क्यों? समझ आ रहा है क्या? रस्सी ऊपर है। अब रस्सी ये मान लो mg फोर्स नीचे लग रहा है, वो ग्रेविटेशनल वाला, तो उतना ही फोर्स ऊपर लगेगा नहीं लगेगा? उसको टेंशन बोला करेंगे। जिस फोर्स से वो रस्सी इस मास को ऊपर खींच रहा है, कहां लगेगा? रस्सी में लगेगा, है ना? रोप में लगेगा, चेन में लगेगा, और किस में लगेगा? केबल में लगेगा, रॉड में लगेगा। समझ रहा है क्या? रॉड से टांग दे, चेन से टांग दे, केबल कहो, रस्सी कहो, तो वो तनाव में आ जाता है। ऐसे 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 रस्सी टंगी हुई है बिना मास के, वो तनाव में नहीं है, उसमें कोई फोर्स नहीं है, किसी तरह का तनाव, मोलिकुलर लेवल पर कोई तनाव नहीं है। लेकिन जैसे ही उसमें ईटा बांध देंगे, सही बात कह रहे हो, क्या हो जाएगा? वो तनाव में आ जाएगी। समझ रहे क्या? उसी तनाव को क्या बोलते हैं? टेंशन। क्या बोलते हैं? कहां लगेगा? कहां लगेगा? समझ आ गया? अच्छा अच्छा, मान लो कि दो मास टांगा हुआ है, यहां पर m1 टांगा हुआ है, यहां पर m2 टांगा हुआ है। दोनों तनाव में आएंगी क्या? क्या दोनों रस्सी तनाव में होंगी? अरे नहीं बोल रहे हो। काहे नहीं होगी भाई? एक वो लड़का लटका हुआ है उसका, है ना, और वो दूसरा लड़का लटका, उसके पांव पकड़ के तुम लटके हुए हो, और तुम्हारे पांव में फिर हम पत्थर बांध दें। अब बताओ कौन तनाव में है? ज्यादा तनाव में कौन है? ऊपर वाला। एकदम सही। हाँ या ना? क्या दोनों का तनाव सेम होगा? नहीं होगा। इस रस्सी चेंज टेंशन चेंज, रस्सी चेंज टेंशन चेंज। समझ आ रहा है क्या? और हमारे सिलेबस में 99% जगह पर रस्सी का मास 0 होगा। समझ रहा है क्या? मासलेस रस्सी होगा। रॉड भी लेंगे ना तो मासलेस लेंगे। क्यों? ताकि हमारा सवाल आसान हो सके। तो जब रस्सी सेम होगा ना, तो हर जगह टेंशन सेम होगा। इसका भी एक्सप्लेनेशन मिलेगा। समझ आ रहा है क्या? इसमें मान लो मैं बोल दूं इसमें टेंशन T1 है, तो इसमें टेंशन क्या आएगा? T2 आएगा। क्या होगा? T2 होगा। सर ऐसे क्यों बनाया? रुको तो समझ। बस ये बता रहे हैं कि दोनों में तनाव अलग अलग होगा। रस्सी चेंज टेंशन चेंज। क्योंकि अच्छा, अगर रस्सी में मास आ जाए सब, तो मास आ जाए तो रस्सी के हर एक पॉइंट पर टेंशन फिर अलग अलग होगा। समझ आ रहा है क्या? जो 1% सवाल बनेंगे तो उसमें रस्सी के हर एक पॉइंट पर क्या होता है? टेंशन अलग अलग होता है। क्लियर हो रहा है? अरे बोलो। नहीं बोलते यार तुम लोग। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सच में आ रहा है? कोई दिक्कत? अब है टेंशन। टेंशन समझ गया सर? टेंशन क्या है? रस्सी में लगेगा, केबल में लगेगा, चेन में लगेगा, रॉड में लगेगा। ठीक है। नॉर्मल फोर्स कहां लगेगा? जब भी दो सरफेस कांटेक्ट में आएंगी, रस्सी, केबल, इनके अलावा कोई सरफेसेस, जैसे हम हाँ खड़े हैं, यहां पर खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं? ये ग्राउंड है, ग्राउंड है, इस पर एक मास रख दिया गया, मास रख दिया गया, मास रख दिया गया, ये एम है। हाँ या ना? अरे बोलो। तो ये सरफेस के कांटेक्ट में आए कि नहीं आए? दो सरफेस कांटेक्ट में आ गए, आए कि नहीं आए? और अगर दो सरफेस कांटेक्ट में आ रही हैं और पुश जैसा कुछ फीलिंग है, मान लो कि ये नहीं, अब कोई कहे कि ये इधर है, इधर है, ये, अब बताओ इसमें नॉर्मल लग रहा है क्या? नॉर्मल है? हाँ नॉर्मल है, 0 है, क्योंकि पुश जैसा कुछ इसमें फीलिंग है नहीं है ना? नॉर्मल मेरे पैर में लगेगा कि यहां लगेगा? कह रहा है यहां लगेगा, यहां लगेगा। तो नहीं बोल रहे हो। एक बच्चा को यहां खड़ा कर दें, एक बच्चा को नीचे खड़ा कर दें, अपने पैर के नीचे, बताओ किसको फोर्स महसूस होगा? ये बगल वाले को जिसमें हम जैसे टच छुआए हैं खाली, कि नीचे वाले को? तो कैसे कह रहे हो कि उसको फील होगा? नॉर्मल मैं कह रहा हूं, नॉर्मल फोर्स वो होता है जब दो सरफेस कांटेक्ट में आए और एक दूसरे को पुश कर रही हो। क्या कर रही हो? पुश कर रही हो। तो देखो, अगर इसको हम अंदर जाकर के देखेंगे तो नीचे से पुश कर रही होगी सरफेस इसको, और ये किसको पुश कर रहा होगा? सरफेस को। कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा? अब ग्राउंड को सरफेस बोला करेंगे, सरफेस इसको कर रही होगी और ये किसको? तो नीचे से नॉर्मल दिखाओ या फिर इधर नॉर्मल दिखाओ, दोनों बात। ये जो ग्राउंड जो इधर नीचे से कर रही है ना पुश, इसको यहां ना दिखा करके हम ऊपर दिखा देते हैं, इधर दिखा देते हैं। समझ आ रहा है क्या? और ये जो मास है ये भी ग्राउंड को क्या कर रही है? पुश कर रही है। कर रही है कि नहीं कर रही है? दिस फोर्स इज कॉल्ड नॉर्मल फोर्स। क्या कहलाता है? एक्शन रिएक्शन पेयर, न्यूटन थर्ड लॉ, कि भैया आप किसी पर नॉर्मल लगाओगे तो वो भी तो आप पर नॉर्मल लगाएगा, आप किसी पर टेंशन लगाओगे तो वो भी तो आप पर टेंशन लगाएगा। लगेगा नहीं?
किसी को टेंशन दोगे तो टेंशन लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा? अरे हाँ या ना? नॉर्मल दोगे तो नॉर्मल लेना पड़ेगा। समझ आ रहा है क्या? क्लियर है? ये दो चीजें फिर से और ऐड हो गई। mg के अलावा क्या आया बताओ? क्या आया? क्या आया? टेंशन। कहां पर लगता है? कहां पर लगता है? चालू करो चालू करो। कहां पर? रस्सी में, केबल में, रस्सी में, केबल में, रॉड में, चेन में, चेन में। ठीक है, तो ये कहां लगेगा? कहां लगेगा? नहीं बोल रहे हैं आप? जब दो सरफेस कांटेक्ट में होंगे, उनका सरफेस टच कर रहा होगा एक दूसरे को। समझ आ गया? हम ये टच कर रहे हैं, नॉर्मल हाँ है, कितना है? 0 है, क्योंकि एक दूसरे में पुशिंग नेचर नहीं है इसमें। समझ आ रहा है क्या? हाँ, इसको जब हम पुश करेंगे ना ऐसे, तो हम इस पर कुछ फोर्स लगा रहे हैं 10 न्यूटन, तो 10 न्यूटन वो नॉर्मल है किस पर? वॉल के ऊपर, और वॉल भी हम पर 10 न्यूटन लगा रहा है, उसको नॉर्मल बोला करें। ऐसे सिर्फ टच है तो पुशिंग नेचर है ही नहीं। अरे हाँ या ना? क्लियर हो रहा है क्या? सिर्फ टच होना ही, टच होना नेसेसरी है लेकिन सफिशिएंट नहीं है, ध्यान देना। समझ आया कि नहीं आया? रस्सी ऐसे ही लटकाया, कहां से टेंशन आ जाएगा बे? हम बोल दिए कि रस्सी में टेंशन लगता है, हर रस्सी में टेंशन ढूंढ रहे हैं हम। अब ये है रस्सी तुम्हारे में टेंशन है, कहेगा खींच तो हमको पहले, तब तो टेंशन आएगा। नहीं बोल रहे हो? ये दोनों अपने आप में बहुत बड़ा, ये तो एक चैप्टर बन गया है। तो फ्रिक्शन का उसी चैप्टर के अंदर बात करेंगे, ठीक है? ये इसी चैप्टर के अंदर आएगा जिसमें कम से कम 1 या 1.5 लेक्चर लगने वाला है। स्प्रिंग फोर्स के ऊपर बात करेंगे, तो इनको अभी होल्ड पर रखते हैं। तो ओवरऑल हमारे कितने फोर्स हो गए टोटल? अभी अभी जितने जाने 3, कितने? कौन कौन बोलो? mg, दूसरा, अरे बोलो, पहला mg, दूसरा टेंशन, तीसरा नॉर्मल। mg समझ आ गया? वो तो शरीफ सा है सर, हर जगह mg लगा देना है अर्थ के आसपास, क्योंकि हम लोग जा करके स्पेस में तो सवाल करेंगे नहीं, अर्थ के ऊपर ही करेंगे। आया ना? जब तक बोला ना जाए मानेंगे कि अर्थ के ऊपर है, तो वहां mg लगेगा लगेगा। जब भी रस्सी दिखे, हाँ रस्सी में टेंशन कैसे लगे? नॉर्मल सर समझ आ गया कि पुशिंग टाइप का होगा, ये इसको पुश कर रहा है, ये इसको। सर ये जो दिखाए हैं ये कैसे दिखाए हैं? देखो, टेंशन भी रिलेटिव होता है। टेंशन हमेशा बॉडी को खींचता है, ये चाहता है कि दोनों बॉडी पास में रही, क्योंकि आप ये क्या कर रही है? ये नीचे खींच रही कि नहीं खींच रही है? हाँ या ना? अरे नहीं बोल रहे हो यार आप? और ये टेंशन क्या कर रहा हो? क्योंकि ये सीलिंग इसको ऊपर खींच रहा है। देखो, टेंशन का एकमात्र आसान तरीका आपको बता देते हैं। हमेशा जिस बॉडी के लिए टेंशन दिखाना चाहते हो ना, क्योंकि हम आगे एफबीडी पढ़ेंगे अभी अभी जस्ट, उस पर बैठ जाओ और छाता खोल दो। क्या बात कर दी है सर आप? देखो, ये मास m1 है, ये मास m2 है, ये मास m3 है, और एक यहां पर है लुलू चिकारा जो इसको क्या कर रहा है? खींच रहा है। क्या कर रहा है? खींच रहा है। ये आगे जा रहा है, जा रहा है कि नहीं जा रहा है? अरे बोलो, एक्सेलरेट कर रहा है, सिर्फ वेलोसिटी मत दिखाओ। इसमें फोर्स लगा के इसको खींच रहा है, खींच रहा है, नहीं खींच रहा है? अब हम बोलेंगे कि बताओ रस्सी में टेंशन दिखाओ, रस्सी में टेंशन दिखाओ, तो तुम्हें पता है कि यहां पर कुछ T1 आएगा, यहां पर भी अलग टेंशन होगा, यहां पर क्या होगा? अलग टेंशन होगा, नहीं होगा? तो वो टेंशन किधर, उसका डायरेक्शन, फोर्स है तो डायरेक्शन होना चाहिए। अरे हाँ या ना? अरे हाँ या ना? तो टेंशन का डायरेक्शन रिस्पेक्टिव होता है कि आप किस मास के लिए दिखा रहे हैं। जैसे अगर ये m2 के लिए दिखा रहे हैं ना, तो इस पूरे में T1 टेंशन होगा, तो m2 को सिर्फ m2 को देखो आप अकेले, तो m2 को देखोगे तो वो रस्सी इसको T1 से छाता खोल दो, इस पर बैठ के छाता खोल दो। हाँ या ना? अब इसमें T2 है, इसमें हर जगह T2 है, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में देखोगे T2 किधर होगा? इधर होगा। इसके रिस्पेक्ट में T2 देखोगे किधर होगा? इधर होगा। समझ आ रहा है हम क्या कह रहे हैं? बताइए, इसमें T3 है, हर जगह T3 है, हर जगह तनाव है, हर जगह मोलिकुलर लेवल पर तनाव है। कितना? T3 है, T3 है। वो इस रिस्पेक्ट में देखोगे, इसके रिस्पेक्ट में, तो T3 किधर होगा? इधर होगा। इसके रिस्पेक्ट में किधर होगा? इधर होगा। तो क्या करना है? टेंशन का डायरेक्शन कैसे बनाना है? आप जिस बॉडी के लिए, क्योंकि फोर्स जब हम देखेंगे ना तो किसी इंडिविजुअल बॉडी पर देखेंगे, ये T3 इससे भी रिलेटेड है और इससे भी रिलेटेड है, इसको भी खींच रहा है और उसको भी खींच रहा है। उसको कहता है कि भैया तुम आगे मत जाओ प्लीज, तुम, अरे यार तुम्हारे तो दोनों हाथ कोई पकड़ करके लोग खींचे, बताओ तुम क्या करो? किधर फोर्स लगाओगे? किधर लगाओगे? दोनों तरफ से ऐसे लगाओगे, नहीं लगाओगे? अरे हाँ या ना? अरे बोलो, क्या बात समझ आ रहा है? क्या क्या ये क्लियर हो रहा है? समझ आया? तो ये रस्सी वो आदमी है, तो वो कहता है इधर से भी खींचेंगे, इधर से, भैया हमको कोई खींच करके बड़ा करना चाहता रस्सी को, हम बड़ा नहीं होंगे, हम छोटा होंगे। तो वो इधर वाला हाथ भी खींच रहा है, देख लो ध्यान, और इधर वाला भी हाथ खींच रहा है। समझ आया? क्लियर है? तो टेंशन क्या है ना, टेंशन क्या है? इसका कोई ईमान धर्म नहीं है। देखो दिशा चाहिए, देख रहे हो क्या? इसके रिस्पेक्ट में आगे और इसके रिस्पेक्ट पीछे,
वो डिपेंड करता है कि आप किस बॉडी के लिए टेंशन देगा। सेम टेंशन इसी रस्सी में, सेम टेंशन, इसका डायरेक्शन अलग अलग हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? पहला फोर्स mg, दूसरा फोर्स टेंशन। टेंशन कैसे लगेगा? जस्ट लाइक छाता खोल देना, हाँ या ना? यहां बैठ के छाता खोल दो, अरे हाँ या ना? मासलेस रस्सी टेंशन से, मासलेस रस्सी पूरे रस्सी में टेंशन सेम। मासलेस रस्सी होगा तो हर जगह टेंशन क्या होगा? सेम होगा। रस्सी चेंज, टेंशन चेंज, रस्सी चेंज, समझ आ गया? और तीसरा वाला किस क्या है? नॉर्मल, स्प्रिंग एंड फ्रिक्शन। हम लोग आगे बढ़ेंगे, समझ आ गया? 3 फोर्स के बारे में डिस्कशन होगा आज से, तब तक जब तक ये स्प्रिंग और फोर्स फ्रिक्शन ना आ जाए, ठीक है? चलो एक बार देखो पेज नंबर 1, पेज नंबर 2।